नमस्ते। सो नेक्स्ट टॉपिक है आज का इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है इन्वेंट्री एंड क्या होता है इसका वैल्यूएशन, क्यों करते हैं हम इसका वैल्यूएशन। सो बेसिकली इन्वेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस जिस भी सामान को खरीद के पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए खुद को स्टैब्लिश करता है, वो सामान उस कंपनी के लिए, उस बिजनेस के लिए इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है, उसको हम गुड्स भी बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक भी बोलते हैं। तो एक हम एग्जांपल अगर लें कि कोई कंपनी है जिसका शूज बनाने का बिजनेस है, मतलब शूज को बना के वो सेल करती है, उससे प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो शूज जो है उसके लिए गुड्स है। तो ऐसे ही दूसरा कोई बिजनेस जिसका काम है कि वो कपड़े बेच के पैसे कमाती है, अर्न करती है, तो उसका बिजनेस, उसके लिए जो गुड्स है, जो इन्वेंट्री है, वो क्या हो जाएगा, कपड़े हो जाएंगे। ठीक है, इन द सेम वे कोई कंपनी है जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करके मोबाइल बेचती है, कार बेचती है, ठीक है, और उनसे वो प्रॉफिट कमाती है, तो वो कार वो मोबाइल उनके लिए गुड्स हो गए। तो सिंपल सा मतलब है कि जो सामान हम बेच के प्रॉफिट रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स है, यूजुअल, जिसके लिए यूजुअली हमने अपना बिजनेस खड़ा किया। ठीक है। एक थोड़ा सा साइड देखें हम कि मान लीजिए जैसे शूज का हो गया, तो शूज बनाने के लिए जो मशीन आप यूज करोगे, कपड़े का हो गया तो कपड़े स्टिच करने के लिए जो मशीन आप यूज करोगे, या फिर कार अगर आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कार के जो पार्ट्स होते हैं वो आप इंस्टॉल करते हो, देन कार रेडी होती है, देन आप सेल आउट करते हो। तो उसके लिए जो आप मशीन यूज कर रहे हो, ये सब जो मशीनें यूज कर रहे हो वो आपके लिए फिक्स एसेट मानी जाएगी। ठीक है। तो अब जैसे एक कंपनी जो कपड़े बना के बेचती है, और एक कंपनी जो कपड़े बनाने की सिलाई मशीन बना के बेचती है। ठीक है, जो कंपनी कपड़े बना के बेच रही है, कपड़े सिल के बेच रही है, उस कंपनी के लिए सिलाई मशीन हो जाएगी फिक्स एसेट, क्योंकि उस एसेट को, उस सामान को यूज करके वो अपना मेन सामान बना रही है जिसको बेचना है। राइट। अब दूसरा बिजनेस जो सिलाई मशीन बना के मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, उस कंपनी के लिए सिलाई मशीन गुड्स हो जाएगी, फिक्स एसेट नहीं होगी। वो सिलाई मशीन बनाने के लिए जो वो मशीन यूज कर रहा है वो उसके लिए फिक्स एसेट होगी। तो फिर से मैं समराइज करती हूँ कि इन्वेंट्री का मतलब गुड्स बोल लीजिए, इन्वेंट्री बोल लीजिए, स्टॉक बोल लीजिए, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि कोई भी बिजनेस जिस चीज को बना के अपना सेल करके प्रॉफिट अर्न करना चाह रही, रेवेन्यू अर्न करना चाह रही, मिलने जिसके लिए वो स्टेब्लिश हुई है, वो सामान उसके लिए कहलाएगा गुड्स। सिंपल, यानी जो उसका यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि भाई ये काम करके मुझे अर्निंग करनी है, ये सामान बेच के या सामान मैन्युफैक्चर करके फिर उसको बेच के मुझे अर्निंग करनी है, ये सामान कहलाएंगे उनके लिए इन्वेंट्री, गुड्स या फिर स्टॉक। ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब वैल्यूएशन क्यों करते हैं वो जान लें। वैल्यूएशन क्यों करते हैं, वैल्यूएशन करने इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जो सामान हम बेच रहे हैं वो हमने किसी वैल्यू पे सेल आउट किया होगा। अब किसी वैल्यू पे सेल आउट किया होगा तो हमें पता होना चाहिए कि जो सामान हमने बेचा उसकी कॉस्ट हमारे लिए क्या है, क्योंकि तभी तो हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम उस सामान की वैल्यूएशन करें, उसका दाम निकालें, उसका, उसकी कॉस्ट निकालें, कितनी लागत हमें पड़ी है क्या, क्योंकि जितनी लागत हमें पड़ेगी वही उसके लिए हमारे, वही उसकी वैल्यू होगी हमारे लिए। करेक्ट। तो इसीलिए इसकी वैल्यूएशन करना जरूरी है। साथ ही में क्या होता है कि आपने सपोज सामान बनाया, अगर आप मैन्युफैक्चर एंटिटी है, या फिर सामान खरीदा, उसका थोड़ा सा कस्टमाइज करके आप बेच रहे हो फर्दर सिंपली, तो अगर कोई सामान बच जाता है जो ड्यूरिंग द पीरियड नहीं बिका, तो वो सामान आपके लिए बचा हुआ है, अब वो आपके लिए क्या है, टोटल एसेट का ही पार्ट है। उसको अपनी बुक में कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे, तो कितने वैल्यू पे दिखाओगे आप। अगेन तो इसीलिए हमें जरूरत है कि क्लोजिंग जो हमारा स्टॉक रहेगा, जो हमारा बचा हुआ सामान रहेगा, शेष सामान रहेगा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, आफ्टर, सॉरी, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, वो कितने वैल्यू के हैं, तभी तो आप बुक में रिकॉर्ड कर पाओगे। तो इसलिए जरूरत है कि हम वैल्यूएशन करें। ठीक है, हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में कि वैल्यूएशन के कई मेथड्स होते हैं, तो जो कुछ दो तीन फेमस मेथड है वो हम करने वाले हैं। एंड वैल्यूएशन से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ये भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो कैसे करने हैं। ठीक है, तो छोटू सा चैप्टर है लेकिन इजी सा भी है और कवरिंग वाला भी है, आप कवर कर पाओगे अच्छे से, थोड़ा सा आप समझ लोगे अगर, तो इसका मतलब आपके लिए स्कोरिंग भी हो गया। सो लेट्स डू, फटाफट करते हैं इसको। ओके, तो हमारा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन आज हम करने वाले हैं। तो क्या मीनिंग है इसका, वही जो हमने पढ़ा कि इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स या मटेरियल जो कि एक बिजनेस होल्ड्स करता है, जो कि एक बिजनेस के पास होता है, एक बिजनेस रखता है अपने पास फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दोबारा आगे उसको बेचने के लिए। जैसे मुझे सिर्फ कपड़े बने बनाए बेचने हैं, ठीक है, तो मैंने रेडीमेड खरीदा, उसको थोड़ा ठीक किया, अपना लोगो वगैरह लगाया और बेच दिया, तो सिंपली आई परचेज अ गुड्स टू फर्दर रीसेल इट। ठीक है, तो मैंने कोई भी सामान या मटेरियल अपने पास होल्ड कर रखा है उसको फर्दर रीसेल करने के लिए, या फिर उसको प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, कि मैं उस सामान का, उस रॉ मटेरियल हो गया मेरे लिए, अब मैं उसको यूज करूंगी प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करके जो फाइनल गुड्स मेरे पास बचा उसको मैं सेल आउट कर दूंगी।
ठीक है। तो इन्वेंट्री का मतलब कोई भी सामान या गुड्स जो बिजनेस होल्ड करता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्री सेल या फिर फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, व्यवसाय बिक्री या उत्पादन के लिए रखता है वो सामान क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी सामान आपने बेचा है उसकी कितनी लागत आपको पड़ी, उसका कितना कॉस्ट है वो निकालने के लिए, सो दैट आप प्रॉफिट निकाल पाए। अगला, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक, आपका जो सामान बच गया आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड उसकी क्या वैल्यू, क्योंकि वो भी अपनी बुक में दिखाओगे ना, वो सामान आपके लिए टोटल एसेट का पार्ट बनेगी, तो वो हमें पता चल जाएगा। दूसरा है अगेन, ये वाला जो पॉइंट है वो तो बाय डिफॉल्ट सबके लिए ही पड़ता है, क्योंकि जो भी हम सारा काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव अ करेक्ट पोजीशन, हमें पता है हमने कितना कमाया है, कितना लॉस है हमारे पास अगर है तो, ये क्या हमारी पोजीशन से, राइट। तो टू फाइंड या टू शो द करेक्ट प्रॉफिट इन एंड लॉस इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इन द फाइनल बुक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो मेनली जो कॉमन मेथड्स हैं वो आपके तीन हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है तीनों। पहला है फीफो। फीफो का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया और पहले गया, पहले आया और हमने पहले निकाल दिया, ठीक है। गुड्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट, मतलब आपने आज जब ये स्टार्ट हुआ आपने कुछ सामान खरीदा, ठीक है, आपके पास कुछ ओपनिंग पड़ा था, कुछ आपने सामान खरीदा, फिर 3-4 महीने बाद फिर आपने कुछ सामान खरीदा, मान लीजिए आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर था, तो आपने कुछ सामान खरीदा, फिर 3-4 महीने बाद फिर से कुछ सामान खरीदा। तो जब आपने आज सामान खरीदा, वो सामान खरीदा, सपोज आपने 10 यूनिट खरीदे, ठीक है, आपने सामान कितना खरीदा, 10 यूनिट खरीदे, गुड्स कितने खरीदे, 10 यूनिट, वो सपोज मान लीजिए 100 रुपीज का, ठीक है, तो ये आपका पहला लॉट हो गया। फिर आपने 3-4 महीने बाद फिर आपको प्रोडक्शन में और जरूरत पड़ी, तो आपने फिर से 2 यूनिट खरीद ली, ठीक है, ये मान लीजिए आपको पड़ा 120 का, ठीक। तो आज, अब सपोज, अब अगर आपके पास टोटल 12 यूनिट हो गए, है ना, इस 12 यूनिट को या तो आप आगे रीसेल करोगे, या फिर आप अपने प्रोडक्शन में यूज कर लोगे, या फिर आप अपने प्रोडक्शन में यूज कर लोगे, यही तो करोगे, दो ही काम कर सकते हो इससे, तभी तो ये आपके गुड्स हैं, तभी तो ये आपकी इन्वेंट्री है। तो इस 12 यूनिट में से आप अगर सेल करना चाह रहे हो, सपोज आपने 5 यूनिट सेल किया, कितना सेल किया, 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट किस में से पिक करोगे, इस 10 में से पहले पिक करोगे या 2 में से, तो ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, यानी 5 यूनिट आप पिक करने वाले हो इस 10 में से, ठीक है। तो आप जो यूज करने वाले, जो भी आप सामान आगे रीसेल करने वाले, उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी है, 5 इंटू में 100, 5 इंटू में 100, क्योंकि आपने पहले कौन सा खरीदा है, वो 10 यूनिट खरीदे हैं जो आपको 100 की पड़ी है, ना कि 120 की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है लीफो। लीफो का मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब गुड्स जो परचेज किए जाते हैं लास्ट में वो पहले बेचे जाते हैं, ठीक है। अगर हम लीफो इस सेम एग्जांपल पे अप्लाई करें, तो अगर मैंने 5 यूनिट बनाया है, तो पहले में सबसे लेटेस्ट मैंने क्या खरीदा, ये 2 यूनिट खरीदे, तो मैं दो तो ले लूंगी, 2 इंटू में 120, ठीक है, और बाकी जो 3 बचे हैं वो अब उसके बाद लेटेस्ट क्या है, 10 ही है, तो 10 इंटू में 100 जो हमने 100 वाले खरीदे, तो ये आपका कॉस्ट हो जाएगी उस सामान का जो आपने बेचा है, जो 5 यूनिट आपने बेची उसकी आपकी कॉस्ट पड़ेगी। अब कितने की बेचा है, कितने का सेल किया, वो डिफरेंट थिंग है, बट कॉस्ट उसकी आपको इतने की पड़ी है, अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट निकलेगा जितने का भी आप सेल आउट करोगे। समझ में आ गया। अगला है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब हो गया कि आप एवरेज बना लेते हो जितने की आपकी कॉस्ट है, ठीक है, कहता है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। सेम एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, तो मैंने अगर 5 यूनिट बेचा है, तो ये 5 यूनिट जो मैंने बेचा उसकी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी है वो मैं कैसे निकालूंगी, वो मैं बोलूंगी। मेरे पास टोटल यूनिट है 10 + 2, टोटल मेरे पास 12 यूनिट है। इस 12 यूनिट की मेरे पास कितनी कीमत पड़ी है, कितने का मुझे कॉस्ट पड़ा है, मेरे को 10 का पड़ा है 100 और 2 का पड़ा है 120, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1000 प्लस में 240। ओके, ये आपको टोटल कॉस्ट पड़ी है। इस टोटल कॉस्ट को 12 यूनिट से डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब जो एवरेज कॉस्ट आएगी उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे एवरेज कॉस्ट को, यही आपका क्या आएगा, कॉस्ट आएगा उस इन्वेंट्री का जो आपने आगे रीसेल किया है या फिर आपने प्रोडक्शन में यूज किया है। तो ये तीनों मेथड आई होप आपको एक समरी में समझ में आए। आगे हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये आपको इजीली क्लिक हो जाएगा बिकॉज हमने इसको किया है, कुछ कॉमन सेंस से भी बेस्ड है। जैसे कि अगर मैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो हमने वही देखा कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, टोटल यूनिट कितना पड़ेगा, राइट। क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं निकालूं तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब मेरा पूरा 12 यूनिट था, जो मेरा पूरा एग्जाम्पल था ऊपर। 12 यूनिट में से मैंने 5 बेच दिए, बचे मेरे पास कितने, मेरे पास 7 बचे। इस 7 का कितनी वैल्यू है वो मैं कैसे निकालूंगी, अगर मैं एवरेज मेथड से करूँ तो इंटू एवरेज कर लूंगी। अगर लीफो से किया है तो देखेंगे कितना सामान बचा है, कौन से पार्ट का बचा हुआ, इसका पार्ट बचा हुआ। तो ये 100 रुपए का था ना, तो 7 इंटू में 100 कर लूंगी। अगर मैंने फीफो से किया है तो, सॉरी, लीफो से, हाँ ठीक है, अगर मैंने फीफो से किया है तो मेरे पास यहाँ यहाँ के बचे हैं 5, यानी 5 इंटू में 100, और ये 2 यहाँ के बचे होंगे तो 2 इंटू में 120, तो ये मेरा बचेगा, बनेगा। इन शॉर्ट ये है कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो भी आपका यूनिट बचा हुआ है उनका कितना रिस्पेक्टिव कॉस्ट है। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस मेथड से करें। ठीक, आगे चलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही है जो हमने, क्योंकि इन्वेंट्री के टूवर्ड्स बात कर रहे हैं, तो ये इन्वेंट्री की ही कॉस्ट निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने जब ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट किया था तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था। ग्रॉस प्रॉफिट में हमने क्या बोला था कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड चीजें आ रही है वो आपका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यानी सीओजीएस। उसमें क्या था, आपकी एडजस्टेड परचेज थी। एडजस्टेड एडजस्टेड परचेज क्या था, उनका मतलब क्या था कि एग्जैक्ट में आपने कितना गुड्स यूज किया है ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, कितना गुड्स एग्जैक्टली आपने यूज किया है ड्यूरिंग द पीरियड, तो कैसे आएगा कि आपने जो भी सामान खरीदा है वो आपने यूज किया, प्लस अगर आपके पास ओपनिंग कुछ मतलब लास्ट ईयर का कुछ बचा था सामान, वो भी आप इस ईयर यूज करेंगे, ये आपने सामान यूज किया। लेकिन साथ में ये भी देखिए कुछ बच तो नहीं है कोई सामान, जो सामान बच गया मतलब आपने वो यूज नहीं किया नेक्स्ट ईयर में, वो नेक्स्ट ईयर जाएगा, राइट। तो हमारा एडजस्टेड परचेज निकलता था कि कितना आपके पास सामान बचा हुआ था, कितना आपके पास सामान बचा हुआ था, कितना आपने खरीद लिया, ये पूरा आपने यूज किया ड्यूरिंग द पीरियड, साथ में हटा दो कितना माइनस कितना बच गया। ये जैसे ही हटाओगे तो नेट आपने एग्जैक्टली में कितना यूज किया गुड्स, उसी को हम एडजस्टेड परचेज भी बोलते थे। तो सिंपली ये क्या है, आपका एडजस्टेड परचेज है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, कितना सामान पहले से बचा हुआ है प्लस कितना खरीदा, ये आपने यूज किया होगा दोनों मिला के, इसमें से हटा दिया होगा जो बच गया आपका। ठीक है, बचा हुआ, जब आप बचा हुआ हटा दोगे तो एग्जैक्टली निकल जाएगा कि आपने ड्यूरिंग द पीरियड कितना यूज किया। ठीक है, क्यों निकालते हैं, टू फाइंड द कॉस्ट, किसका, जो हम सामान बेचा है हमने उसकी कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल आगे हम फटाफट एग्जाम्पल देखेंगे, यू विल गेट मोर। ओके, एग्जाम्पल क्या कहता है, आपके पास विवरण दे रखा है। विवरण में क्या है कि 1 जून को आपके पास ओपनिंग स्टॉक मतलब जब आपने इस ईयर को स्टार्ट किया तो लास्ट ईयर में जितना भी आपने काम किया अपना बुक क्लोज किया, तो नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट ईयर हो गया। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, बचा हुआ लास्ट ईयर का सामान है जिसको हम ओपनिंग यानी प्रारंभिक शेष बोलेंगे, वो आपके पास 100 यूनिट का है और उसका रेट 10। ठीक है, पर यूनिट रेट 10 है। फिर आपने 5 जनवरी को आपने परचेज किया 200 यूनिट 12 रुपए के रेट के हिसाब से। ठीक, फिर 10 जैन को आपने सोल्ड किया है 150 यूनिट, आपने कितना सोल्ड किया है 150 यूनिट। कहता है आपको फीफो से देखना है। ठीक है, तो फीफो से देखने के लिए इसमें क्या निकालना है ये दिया नहीं, बट हम अपने अंदाजे से निकाल दें क्योंकि एग्जाम्पल के लिखा है। आप एक तो ये निकाल लो कि सीओजीएस कितना है, सीओजीएस मतलब जो बेचा गया सामान है। ठीक है, आपने जितने का भी बेचा है उसकी कितनी कॉस्ट है, उसकी कितनी कॉस्ट है। दूसरा आप निकाल लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आपके पास जो बचा हुआ सामान है उसकी कितनी कॉस्ट है। ठीक है, और हमें किससे करना है, फीफो मेथड से। अगर हमने फीफो से किया है तो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले रीसेल किया जाएगा, ये पहले प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। ठीक है, आपने कितना सोल्ड आउट किया है, तो आपने किया है यहाँ पे 150। तो 150 अगर आपने यूनिट बनाई है, बेची है या आपने बेची या सिंपली रीसेल की है, तो इस 150 में सबसे पहले आपके पास क्या है, आपने 100 तो यहाँ से ले लिए होंगे क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले वो पहले जाएगा। तो आपने 100 जो बेचा होगा वो बेचा होगा ये 100 इंटू में 10 के हिसाब से, और कितना और है, 50 और बच गया, 150 में से 50 बच गया ना, तो 50 के लिए आपने, तो जो 50 आपने लिए हैं वो आपने कौन से लिए, ये वाले 50, यही तो बचते हैं अब इसके बाद। तो ये जो हो गया ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो गई किसका, जो आपने गुड्स ऑफ सोल्ड गुड्स, जो आपने गुड्स बेचा है। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, हमारा ये वाला तो पूरा खत्म हो गया, पूरा होगा ना, पूरा खप गया ठीक है, 100 का 100 लग गया। और ये है दूसरा 200,
है उसमें से हमने 50 बेच दिया, तो हमारे पास 150 जो बचे हैं। टोटल हमारे पास 300 यूनिट है, राइट। इसमें से जो 150 150 जो बचे हैं, वो कौन से वाले बचे हैं? वो इस वाले के बचे हैं। तो जो मेरे ये 150 बचे हैं, वो किस वाले के बचे हैं? इस वाले के। इसकी कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? 12। तो ये 150 इंटू में 12 आपका क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यही बोल रहे हैं कि आपके पास, आई थिंक ये थोड़ा सा टाइपो एरर है कुछ। तो हम ये देखते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से देखते हैं सिंपली। ये आपका सीओजीएस तो सही है, ये सीओजीएस तो यही होगा कि आपने जो बेचा है, ठीक है, जो बेचा है आपने वो कहाँ से बेचा होगा? आपने टोटल 150 बेचा है, ये रहा 100, ये रहा 50। तो जो 150 बेचा है, सबसे पहले आपने, सबसे पहले जो आपके पास सामान पड़ा हो, जो आपके पास सबसे पहले पड़ा हुआ है, जो ओपनिंग है वो सबसे पहले आया होगा ना आपके पास, क्योंकि वो लास्ट ईयर से आ रहा है। तो 100 यहाँ से ले लिया इंटू 10, और 50 यहाँ से ले लिया, तो 50 इंटू में 12 जो हमने यहाँ किया, तो वही यहाँ पे किया हमने। 100 इंटू में 10, 50 इंटू में 12, ठीक है। ये हो गया आपका, जो आपने सामान बेचा है उसकी कितनी कॉस्ट पड़ी आपको। और क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक का आपका पड़ा भाई, आपका पड़ा है 300 में से आपने 150 बेच दिया, तो 150 ही बचा आपका। और पूरा का पूरा 150 यहाँ का बचा हुआ है, पूरा का पूरा 150 बचा हुआ है आपका यहाँ का। तो इंटू में 12 जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वेटेड एवरेज से एग्जाम्पल। वेटेड एवरेज में कहता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी जो पीछे का बचा हुआ सामान है, जो आपका प्रारंभिक से इस ईयर का, यानी जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस ईयर का ओपनिंग बनेगा, वो आपके पास है 100 यूनिट, और उसका रेट है 10, ठीक है। और आपने 5 जन को आपने परचेज किया है 200 यूनिट, 12 रुपए के हिसाब से, 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। आप बताइए कि वेटेड एवरेज के हिसाब से आपका कितना क्या है? अगर आपने बेच दिया है, वही सेम आपने बेचा है कि आपने 150 यूनिट बेचा हुआ है, तो बताइए कितना आपका सीओजीएस पड़ा, यानी कितने का कॉस्ट पड़ा सामान का जो आपने बेचा है। तो आपने बेचा है 150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? कि हमें कितनी कॉस्ट है हमारे पास टोटल, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी 100 यूनिट इंटू में 10 पर यूनिट, प्लस में 200 यूनिट इंटू में 12 पर यूनिट, ये टोटल कॉस्ट बनेगी। डिवाइड बाई टोटल यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट है 100, प्लस में 200, ये आपका कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा एवरेज। क्या आ जाएगा? एवरेज पर यूनिट, ठीक है। एवरेज पर यूनिट कितना आ गया आपका? 11। आगे बढ़ते हैं। और आपने कितना सेल किया है? 150। तो 150 इंटू में 11 क्या हो जाएगा आपका? सीओजीएस आ जाएगा। और आपके पास 150 ही बचा हुआ भी है, उसकी भी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? 11 ही, क्योंकि एवरेज कॉस्ट आपने 11 निकाली ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो आप समझिए कि अगर हमने वेटेड एवरेज से करना है तो वो कैसे करना है, और अगर हमें फीफो से करना है तो वो कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि लीफो से करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, लीफो से नहीं दे रखा है क्या एग्जाम्पल? ठीक है, लीफो से हम सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वाह, चलते हैं आगे। ठीक है, आपके पास कुछ प्रैक्टिकल टिप है, वो हम बाद में आके देखेंगे, जब हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजी पड़ेगा। तो हम अपने आप ही बताएंगे, हाँ ये है, ये है, ये है, ठीक है, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कहता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 5000 का, ठीक। आपके पास परचेज है 15,000 का, ठीक है। और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 का। आप बताइए सीओजीएस कितने का पड़ा आपको? कॉस्ट कितने की पड़ी जो आपने सामान बेचा है? तो हम मान लेंगे कि हमने जो भी है वो बेचा ही है, ठीक है। और बताए रखा है कि क्लोजिंग इतना पड़ा है, तो यानी जो क्लोजिंग पड़ा है उसके अलावा सब बेचा ही होगा। जो क्लोजिंग पड़ा है उसके अलावा सब बेचा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर कह रहा है कि क्लोजिंग आपके पास सिर्फ 4,000 का, यानी इस 4,000 के अलावा हमने सब बेच दिया होगा, यही तो, वही तो आपकी कॉस्ट पड़ेगी। तो 5,000 का जो आपका ओपनिंग था वो आपने यूज किया होगा, रीसेल किया होगा, प्रोडक्शन में यूज किया होगा। प्लस में आपने 15,000 का परचेज कर लिया और सामान फर्दर बेचने या प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूज हो गया, लेकिन इसमें से माइनस करना है क्योंकि आपका बच गया है, 4,000 आपका बच गया है। तो ये जो आपका निकलेगा, ये आपका क्या निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा सीओजीएस, क्योंकि यही वो कॉस्ट है, यही वो कॉस्ट है जो आपने, जो आपको लगी है, यही आपने बेच दिया होगा। इसी के जितने भी यूनिट्स हो आपने बेच दिया, और उस यूनिट्स की कॉस्ट इतनी है, तो बेचे गए सामान की ये कॉस्ट हो जाएगी, सीओजीएस बन जाएगा।
ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। इसमें कहता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 50 यूनिट के, ठीक है, और आपने एक यूनिट खरीदी है 10 रुपए के हिसाब से। ओपनिंग मतलब जो आपने लास्ट टाइम ही परचेज कर रखी थी, जो आपका बचा हुआ है, और इस शेयर का वो ओपनिंग बन गई, इस शेयर आप यूटिलाइज करने वाले हैं। और आपने परचेज करी है 100 यूनिट की, ठीक है, 100 यूनिट परचेज करी है, जो आपको 12 रुपीज पर यूनिट पड़ा है। आपने बेचा है 80 यूनिट्स, ठीक है, आपने कितना बेचा है 80 यूनिट्स। बताइए सीओजीएस कितना पड़ेगा, सीओजीएस मतलब कितना आपको पड़ा है कॉस्ट जो आपने बेचा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक यानी जो आपके पास बच गया, उसके उसका कितना पड़ा है। चलते हैं, हम कर रहे हैं फीफो से। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 80 मैंने बेचा है ड्यूरिंग द पीरियड, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, और मैंने मैंने ड्यूरिंग द पीरियड 80 बेचा, तो मैंने जब बेचा होगा इसमें इंफॉर्मेशन में, तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक खत्म किया होगा, क्योंकि इन दोनों में मेरे पास दो एक इंफॉर्मेशन है। इन दोनों में सबसे पहले का क्या है, पहले क्या आया होगा, ओपनिंग आया होगा, क्योंकि पहले वही परचेज होगा ना, तभी तो ओपनिंग बना है, यानी लास्ट टाइम परचेज हो गया होगा, राइट। तो 50 तो हम यहाँ से लेंगे। 50 × 10 हमने ले लिया ओपनिंग से। अभी 30 और यूनिट है, क्योंकि हमने 80 बेचा ना, तो 30 में आपका हो गया 12। ये आपने इस परचेज वाले में से बेचा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टोटल हो गया कॉस्ट, ये आपका क्या होगा टोटल कॉस्ट, ठीक। किसकी कॉस्ट, जो आपने सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपने सोल्ड किया है, क्या किया है, सोल्ड, इसी को सीओजीएस बोलते हैं। डन। आपका बचा कितना होगा, अगर आपके पास टोटल 150 यूनिट थे, आपने 80 बेच दिए हैं, तो 0, 15 में से 8 के 7, ठीक है। 70 यूनिट आपके पास बचे हुए हैं, ठीक, 70 यूनिट आपके पास बचे हुए हैं। ये 70 किसके में से बचे होंगे, ये बचे होंगे इस वाले में से, क्योंकि ये 50 तो पूरा बेच दिया, इसमें से भी 30 आपने लिया, 70 इसी का बचा है। तो 70 × 12 कितना हो गया, आपका हो गया 840, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बचा है, ठीक है, आपके पास बचा है 150 का आपका टोटल था, जिसमें से आपने 80 सोल्ड आउट कर दिया, तो बचे हैं 70। तो 70 कौन सा बचा है, ये वाला, जिसका रेट कितना है पर यूनिट 12। तो 70 × 12 में आपका जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 70 × 12 जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। किसका होगा ये, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये करते हैं हम सॉल्व। सो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब जो आपका सामान है उसकी कॉस्ट में इन नीचे दिए गए चीजों में से क्या इंक्लूड होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है। ओके, अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कहता है कि जहाँ पे हमने ये देखा था कि कोई भी फिक्स एसेट वगैरह आप लाते हो, तो उसको उस लेवल तक पहुंचाने में, उस लेवल तक ले जाने में, जिसकी जिसके बाद ही आप उसको यूज कर पाओगे, अ, तो उसमें क्या हो गया, उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। वो क्या हो गया, उसके लिए उस वैल्यू की, उस एसेट की कॉस्ट हो गई, राइट। उस एसेट की क्या हो गई, कॉस्ट, उसी की एसेट की वैल्यू में ही वो चीज ऐड होगी। ये हमने पढ़ा था जब हम डीजल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके पहले भी हमने जो वीडियोस करी उसमें भी हमने एक दो बार देखा है ये चीज। वैसे क्या है, हमने ये भी पढ़ा कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कि जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस जो आपका होता है वो क्या होता है कि आपके प्रोसेस में लगा है, जो आप प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो उसमें लगा है, मतलब ये एक्सपेंसेस वो है जो आप करना जरूरत हो जाती है, ठीक है, जो करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई भी सामान है जिसको उस लेवल तक ले जाने में, जिस लेवल तक हमें ले जाना है, उसमें कोई ऐसा काम है जो जरूरत ही है करने की, उस लेवल तक ले जाने के लिए, तो उस काम का, उस प्रोसेस का कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ये है। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो भी उस पर्टिकुलर सामान को या एसेट को उस लेवल तक पहुंचाने में किए जाते हैं, जिस लेवल तक उसको जाना है, तभी वो यूजफुल हो जा पाएगा, तभी वो आगे बिक पाएगा, तभी वो रेडी टू यूज हो पाएगा, वो कॉस्ट उसमें ऐड होंगे। उसके अलावा जो कॉस्ट होंगे वो उसमें ऐड नहीं होंगे, ठीक है, वो फर्दर आपके अदर एक्सपेंसेस बनेंगे। तो इसमें यही बोलना चाह रहा है, कहता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपकी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, वो क्या इंक्लूड करेगा। पहला पहला कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो प्रशासनिक खर्चे हैं आपके, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्या कितने अच्छे से बोल रहा है ये लाइन, जो कंट्रीब्यूट नहीं करते टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। हमने मतलब जो इन्वेंट्री है उसको जिस लोकेशन तक लाना, मतलब आपने सामान खरीदा, उसको आपको फैक्ट्री तक लानी है, उसको प्रोड्यूस करना है, तो जिस
लोकेशन और कंडीशन तक आपको लाना है, उसमें ये कॉस्ट कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करती तो हम इसको इस कॉस्ट में क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि हम कॉस्ट में इंक्लूड ही वही करते हैं जो उसको अपने स्टेज तक, अपने सिचुएशन तक, जिस रूप में उसको होना चाहिए इन्वेंट्री को, उस रूप में पहुंचाने तक जो भी प्रोसेस लगता है, जिस प्रोसेस की नीड है, जो करना ही करना है, तभी वो अपने उस रूप में पहुंचेगी, वो हमारा ऐड होगा। और ये कॉस्ट तो उसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो हम इसमें, तो इसको इन्वेंट्री में हम क्यों ही ऐड करेंगे, राइट। अगला है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट मतलब आप सामान को स्टोर करते हो कुछ टाइम के लिए, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट होती है। विच आर नेसेसरी, वो स्टोरेज कॉस्ट जो नेसेसरी है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी है, ठीक है। प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, मतलब कोई ऐसा सामान होगा जिसको बनाने में आपको दो तीन स्टेज से गुजर के जाना पड़ता होगा, ठीक है। तो जब आप पहले प्रोसेस में आपका सामान जितना बना उसको कुछ टाइम तक आपको रखना पड़ता होगा, तभी आप उसको दूसरे स्टेज में ले जा सकते होंगे, ठीक है। ऐसा प्रोसेस होगा जो भी आप सामान बनाते हो। मान लीजिए आप जो सामान बनाते हैं वो एकदम मशीन में जब बनता है पूरी तरह से गर्म हो जाता है, ठीक है। अब आपको उसको दूसरे स्टेज तक ले जाने के लिए सबसे पहले उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए उसको ठंडा होने में 2-3 दिन लग जाते हैं, उस लेवल का गर्म है या ऐसा सामान है, तो आपने 2 दिन तक जहाँ स्टोर किया वहां की स्टोरेज कॉस्ट होगी ना, तो वो स्टोरेज कॉस्ट भी लगेगी, क्योंकि आपको ठंडा करके ही दूसरे प्रोसेस में ले जाना है, और उस ठंडा करने के लिए जरूरत है कि स्टोरेज कॉस्ट, मतलब दिस स्टेप, दिस प्रोसेस, दिस कॉस्ट इज मैंडेटरी, ठीक है, टू हैव द फाइनल इन्वेंट्री, टू हैव द फाइनल रूप ऑफ दैट एसेट, दैट सामान, ठीक है। तो ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा। आगे चलते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, मतलब ये तो हो गया जब सामान वामान बन के रेडी होगा, इन्वेंट्री रेडी है, अब आप सेल करो, आप जहां ले जा रहे हो, कैसे सेल करो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, वो तो, ये तो इन्वेंट्री का कॉस्ट ही नहीं है ना, ये तो बनने के बाद की प्रक्रिया है, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो आपने पे किया है, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो आपने पे किया परचेजेस पे, किस पे किया, खरीद, जब आप खरीद रहे थे उस सामान को, ठीक है। सब्सिक्वेंटली बाद में वो रिकवरेबल है फ्रॉम द, बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी। सिंपल सा मतलब है कि आपने, अब जब आपने सामान खरीदा तो आपने उस पे कर दिया, आपने उस पे कर दिया, बट आप क्या करोगे, कर अधिकारियों से आपको बाद में वो पैसा मिल जाएगा। तो आपने सामान खरीदा और आपने जो टैक्स दिया, मान लीजिए आपने जीएसटी लगाया है अपने सामान पे, दिया है 10 रुपए का जो आपने खरीदा है, अब ये रिकवरेबल है, मतलब ये आपको मिल जाएगा बाद में आपको। तो जब आपको बाद में मिल जाएगा तो ये आपका खर्चा थोड़ी है, आपको बाद में मिल जाएगा तो आपका खर्चा थोड़ी है। जब आपका खर्चा नहीं है तो आप इसको क्यों ही अपने खर्चे में मानोगे, ठीक है। तो ये तो वैसे भी नहीं है क्योंकि अब तो खर्चा नहीं है। अभी दे, जैसे उन्हें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट था कि अभी दे दिया बाद में मिल जाएगा, तो आपका खर्चा थोड़ी होता है, अभी दिया बाद में मिल जाएगा, ठीक है, वापस मिल जाएगा, तो डन है। तो अब हमारा क्या आंसर बनता है, हमारा आंसर बनता है बी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो कि इसने बोला डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती है, तो अपने आप में ही क्वेश्चन बोल देता है। और लास्ट वाला है कि आपने ड्यूटी टैक्स पे किया, आपका खर्चा हुआ है लेकिन आपको रिकवर हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, रिकवर हो जाएगा तो आपका खर्चा ही नहीं है, खर्चा कहाँ ही हुआ, आपने अभी दे दिया फिर आपको कल को मिल जाएगा वापस, खत्म बात, ठीक है। एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो होता है कि बनाने के बाद, हम इन्वेंट्री की बात करें, इन्वेंट्री मतलब वो सामान जिसको आपको रीसेल करना है या आपको आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक, मतलब इन्वेंट्री बनने तक आपके लिए फाइनल फिनिश गुड्स बन जाए, उसको बनने तक आपका सेलिंग कॉस्ट तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो बनने के बाद का प्रोसेस है, तो वो कट हो गया। आपका बचता है स्टोरेज कॉस्ट, वो आपको लगेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दे रखा है। तो क्या होता है, अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मानक होते हैं कि जो बताते हैं आपको कि कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई कुछ आप डील करो, कोई किसी चीज पे काम कर रहे हो, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, वो थोड़ी हेल्प करता है। जैसे टू ही देख लीजिए, टू इन्वेंट्री के बारे में, टू कहता है कि कल को आप इन्वेंट्री के साथ का इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट करोगे तो कैसे करोगे, उसमें क्या चीज इंक्लूड करनी क्या नहीं, तो वो, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस पे बेस्ड था। कॉमन सेंस पे क्यों बेस्ड हुआ है, कॉमन सेंस पे एग्जैक्टली नहीं बेस्ड था, वो बेस्ड था उस कॉन्सेप्ट पे जो हमने पीछे थोड़ा कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा इजी हो गया इसको समझाना, तो जरूरी है कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हो तो तभी हम इसको कर पाएंगे। हम इसको कर लेंगे क्योंकि हमने थोड़ा इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट, एसेट में क्या कॉस्ट इंक्लूड होंगी क्या नहीं, वो पढ़ रखा है, ठीक है। इन्वेंटरी समहाउ पार्ट ऑफ कॉस्ट। इन्वेंटरी एग्जैक्टली मतलब जो आपको आगे रीसेल करना है या फिर जो आपने मैन्युफैक्चर में यूज किया है, तो उसके इर्द गिर्द जो प्रोसेस होंगी उसकी जो कॉस्ट होगी आप इंक्लूड करोगे, राइट। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जो हमारे एक दो क्लासेस आएंगी, अब एक दो क्लासेस ही और आएंगी, तो उसमें हम कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स कवर कर लेंगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ बारे में देख लेंगे एक दो, ठीक है, जो थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्वेंट्री के रिगार्डिंग ही ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं, तो वो कवर कर लिया मैंने, जो मेनली इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं, सो दैट आपके लिए इजी पड़े, ठीक है।
क्योंकि स्टैंडर्ड्स तो बहुत सारे हैं, बट जो मेनली जिसके क्वेश्चन दिखे हैं बिल्कुल उसको इंक्लूड कर लिया गया है। ओके। एग्जाम के क्वेश्चंस क्या है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 1 जनवरी को आपके पास इन्वेंट्री इन हैंड है। इन्वेंट्री इन हैंड मतलब होता है ओपनिंग, वही आपके पास आपके हाथों में कितना स्टॉक है, हाथों में नहीं मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे आपके पास आपके फैक्ट्री में आपके बिजनेस में कितना है, तो उसी को इन्वेंट्री इन हैंड बोलते हैं। तो ये आपको हो गया सिंपल ओपनिंग स्टॉक, यानी सिनोनिम से किसका, पर्यायवाची है किसका, इन्वेंट्री इन हैंड, यानी ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंटरी इन हैंड आपस में क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो कितना है, 200 यूनिट है और एक यूनिट का 7 रुपए। ठीक। अगला है, आपने 8 जनवरी को परचेज किया है कितना, 1100 आपने परचेज किया है और 8 रुपए के हिसाब से। ठीक है, फिर आपने 25 जनवरी को परचेज किया है 300 के हिसाब से। आपने सेल किया है, सेल आपने कब किया, 6 को, 6 जनवरी को आपने सेल किया, ध्यान रखिएगा 6 को सेल किया आपने, फिर आपने 9 को सेल किया, एक बार 100 किया, एक बार 200 यूनिट किया। ठीक है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 जनवरी। 31 जनवरी को, यानी पूरा एक महीने का डेटा है, इस एक महीने का जो डेटा है जनवरी का, उसके एंड में आपके पास कितना क्या बचा है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है फीफो मेथड से। ठीक है, अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री, डोंट पे मच हीड ऑन दैट। परपेचुअल इन्वेंट्री का सिंपल मतलब हो गया कि आप जैसे जैसे काम होता जा रहा है, सामान लिया बेचा जा रहा है, आप वैसे वैसे रिकॉर्डिंग करते जा रहे हो। वैसे नहीं कि आपने आज आपका काम हुआ है तो आप 2 महीने बाद उसकी रिकॉर्डिंग करोगे, या फिर पीरियड पीरियड एंड पे ही उसकी जो मेन है ट्रीटमेंट वो करोगे। आप पूरा ट्रीटमेंट अभी से चीजें मतलब परपेचुअल इन्वेंट्री, यानी साथ साथ आप रिकॉर्डिंग एंट्रीज करते जा रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे काम होता जा रहा है। ओके। तो ये आप नहीं ध्यान देंगे तो भी चलेगा, आपको सिंपली फीफो मेथड से निकालना है, वो देखते हैं हम। ठीक है, फीफो मेथड से हमें इन्वेंट्री निकालना है, यानी हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या, अगर हमें पता चल जाए कि यूनिट कितनी बची हुई है, यूनिट कितनी बची है, यूनिट लेफ्ट, तो हम उससे प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमें यही देखना है कि कौन कौन सी यूनिट बची है, कौन कौन सी यूनिट बची हुई है। ठीक है, वही देखते हैं हम। अब देखिए, आपने टोटल 300 यूनिट बेची, टोटल 300 बेची, और आपके पास टोटल है कितनी यूनिट, कितनी यूनिट है, 200 300, ये आपका पास हो गया 1600 यूनिट है टोटल, उसमें से आपने 300 बेची। अब इस 1600 में से कौन सी 300 आपने बेची है, इस 1600 में से आपने कौन सी 300 बेची है, वही हमें पता लगाना। और वो कैसे पता लगाना, फीफो से। फीफो क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो जब मैंने 6 जनवरी को बेचा है, कब मैंने बेचा, इसमें डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है। 6 जनवरी को जब मैंने बेचा है, कितना बेचा है, 100, उस समय मेरे पास कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ, 6 के पहले मेरे पास सिर्फ क्या है, 1 जनवरी तो है, क्योंकि 8 है 25 है, ये सब तो 6 के बाद के है ना। 6 को जब बेचा होगा उस समय मेरे पास क्या बचा होगा, सिर्फ यही ओपनिंग बचा होगा। तो जब ओपनिंग है तो ओपनिंग में से तो बेचेंगे, तो मैंने जो ये 100 बेचा है, वो 100 कौन सा वाला है, वो 100 है ये वाला, ये वाला। ठीक है, कितने का है ये, 7 रुपए का, तो ये 7 हो गया। ठीक। ओके, यानी 100 इसमें से चले गए, ये बचा कितना, ये लेफ्ट कितना हो गया, यहाँ से लेफ्ट रह गया 100 सिर्फ। अगला है, मैंने 200 बेचा है, कब मैंने बेचा है, 9 जनवरी को। 9 जनवरी के पहले कौन सी डेट पड़ी होगी, आपके पास पड़ी होगी जनवरी 8, यानी उस दिन आपने परचेज करा है, और आपके पास पड़ी होगी जनवरी 1। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी 9 जनवरी को अगर हम बेच रहे हैं तो हम देखेंगे 1 जनवरी का कुछ पड़ा है क्या, हाँ पड़ा है, कितना पड़ा है, 100 पड़ा है, तो 100 ले लिया अगेन हमने इंटू में 7 का। ठीक। और हमें कितना बेचा, 200, अभी भी 100 और बेचा, वो 100 कहाँ का बेचा होगा, डेफिनेटली यहीं का बेचा होगा, क्योंकि 9 के पहले बस यही दो है, पहले जनवरी का तो पहला पूरा खत्म हो गया, अब 8 का ही बचता है उसके बाद। ठीक है, तो हो गया, यहाँ से हमने ले लिया कितना, 100 ले लिया हमने यहाँ से। ये 100 हमारे कितने का पड़ा पर यूनिट, ये हमें पड़ा है 8 का पर यूनिट, 8 का। तो ये तो आपका जो निकल जाएगा ना, ये जो निकलेगा आपका आंसर, ये आपका आएगा कॉस्ट। ठीक है, ये आपका आएगा कॉस्ट। अब हमें निकालना क्या है, इन्वेंट्री, यानी बचा हुआ निकालना है, हमें निकालना है बचा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा होगा, देखो ये पूरा का पूरा हमने यूज कर लिया, जो लेफ्ट 100 बचा था वो भी हमने खत्म कर दिया, तो ये पूरा का पूरा खत्म। ठीक। अब ये जो 1100 है, इसमें से हमने कितना लिया है, इसमें से हमने लिया 100, तो ये बच गया 1000, ये कितना बच गया, 1000 बच गया। ठीक है, जो हमने 25 को खरीदा वो तो पूरा का पूरा ही बचा है, क्योंकि 25 के बाद तो हमने कुछ बेचा ही नहीं ना, तो ये तो पूरा का पूरा बचा है। तो ये जो 100 बचा है वो ये वाला बचा है, जो आपका 8 जनवरी वाला है। तो 100 इंटू में आपका 8 हो गया,
ठीक है। प्लस में आपके पास 300 यूनिट और बचा है, वो कितने वाला बचा है, वो 9 का बचा है। तो ये जो आपका टोटल आएगा ये आपका बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आंसर आएगा ये आपका क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। आंसर आपका सी है, ये आपका आंसर आना चाहिए। आप सॉल्व करके अपने एंड पे भी फिर से देख सकते हैं, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है फिर से एग्जाम का क्वेश्चन, फिर से क्या है, कहता है कि डेटा, आपके पास डेटा है रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ यूसेज इन द प्रोडक्शन। मतलब आपके पास कुछ सामान है जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हो, आपके पास कुछ सामान है जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हो। ठीक है। वो कितना है, 1500 है। कितना यूनिट है, 1500 है। और उसकी वैल्यू कितनी है, 1,27,500 की है। ठीक है। कुछ विशेष वस्तु है जो आप अपने उत्पादन गतिविधियों में यूज करते हो, वो 1500 यूनिट है और उसका प्राइस इतना है। ठीक। उसका प्राइस इतना है, तो ऑन एन एवरेज अगर आप 1500 का प्राइस इतना है तो एक यूनिट का प्राइस कितना हो गया, ये इसने दे रखा है कि 85 आपको ऑन एन एवरेज पड़ रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर, क्या आपने किया, आपने एडिशनल 300 यूनिट खरीद लिए। आपने 300 और खरीद लिए, 300 जो खरीदे उसकी कॉस्ट कितनी है, 95। ठीक है। एक तो आपके पास पड़ा था 1500 जिसकी कॉस्ट पर यूनिट आपको 85 पड़ी, 85। और आपके अपने क्या किया, 300 और खरीद लिया और उसकी कॉस्ट आपको पड़ी है 95 पर यूनिट। ठीक है। कहता है कि आपने जो है कंज्यूम किया प्रोडक्शन में, कंज्यूम कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, खपा दिया आपने कितना, 600 यूनिट। ठीक है। 600 यूनिट खपा दिया आपने। तो आप फीफो बेसिस पे काम करिए और बताइए कि कितना आपके पास इन्वेंट्री होगा एट द ईयर एंड पे। ठीक है। कहता है कि द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल इन्वेंट्री ऑफ द आइटम एट द एंड ऑफ द ईयर। आपने काम करते हुए 600 लगा दिया, तो आप बताइए कि जब अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से जाओगे तो अंत में आपके पास आइटम कितना बचेगा, अपशिष्ट कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। ठीक है। चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया वो पहले जाएगा। ठीक। तो आपने कितना बेचा है, आपने बेचा है या आपने कितना यूज कर लिया है, वो आपने यूज कर लिया 600। आपके पास टोटल यूनिट कितनी है, आपके पास टोटल यूनिट है 1500 पहले की बची हुई है जो ओपनिंग था आपके पास, और प्लस में आपने 300 खरीद लिए, तो टोटल आपके पास 1800 यूनिट है। इस 1800 में से आपने 600 यूज कर लिए, तो आपके पास बचा कितना है, 600 आपने यूज कर लिए तो आपके पास बचा कितना है, आपके पास बचा है 1200 लेफ्ट, 1200 लेफ्ट है। अब हमें यही निकालना है कि ये जो 1200 है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है। तो हमें यही देखना पड़ेगा ना, हमारे पास सब है कि जो ओपनिंग है उसकी वैल्यू कितनी है, जो खरीदी उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर हमें ये दिख जाए कि कौन सी वाली बची है, ओपनिंग वाली बची है या फिर जो हमने बाद में खरीदी है, तो उसी का हम जो पर यूनिट प्राइस है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट से जाएंगे तो जो 600 हमने बेचा है या यूज किया है, वो सबसे पहले कौन सा लिया होगा, ये 1500 वाला लिया होगा जो आपके पास ओपनिंग पड़ा है। कौन सा लिया होगा, 1500 यूनिट लिया होगा जो आपके पास ओपनिंग पड़ा है। तो हमने पूरा का पूरा 600 यहीं से ले लिया, पूरा का पूरा 600 क्या किया हमने, यहीं से ले लिया। ठीक है। तो आपके पास अब बचा कितना, आपके पास इस 1500 में से 900 बच गए। अगर आपने 600 यूज कर लिया तो इस 1500 में से 900 बच गए। इस 900 की वैल्यू कितनी है पर यूनिट, पर यूनिट आपको 85 का पड़ा है, तो ये 85 का हो गया। बाकी आपके पास जो ये 300 आपने खरीदा है वो पूरा का पूरा बच गया, 300 जो आपने खरीदा पूरा का पूरा बच गया। वो कितने का खरीदा है, आपको कितने का पड़ा, 95 का, तो ये 95 का हो गया। तो देखिए ना 900 प्लस में 300 आपका 1200 यूनिट हो गया, और उसके प्राइजेस हमने अकॉर्डिंगली निकाल लिए हैं। तो ये जो आपका आएगा ये आपका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा। ठीक है। आपका आंसर ये है, तो आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। देखिए इजी भी है, थोड़ा सा आप बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, लीफो का मतलब क्या है, एंड वेटेड एवरेज का मतलब क्या है। आप स्मूथली इसको निकाल लेंगे और आराम से क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। दिस इज समथिंग विच इज इजी एंड विच इज अकॉर्डिंगली इजी टू कवर द मार्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का ही है। वो कहते हैं कि आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है जनवरी की। ठीक है। आपको इसको लीफो से निकालना है। आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल वही है जो हमने ऊपर एग्जाम्पल किया है, बट हमने ऊपर फीफो से किया है और यहाँ पे लीफो से दे रखा है आपको। फीफो वाला भी दे रखा है और लीफो वाला भी, फीफो वाला कर लिया, अब लीफो वाला करेंगे सेम एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, लीफो मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जाएगा। ठीक है। जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले जाएगा। ठीक है। तो हमने बेचा है
6 जनवरी को और बेचा है 200 9 जनवरी को। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। 1 जनवरी को आपके पास ओपनिंग स्टॉक है इतने का। 8 जनवरी को आपने खरीदा है 1100 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से। फिर 25 जनवरी को आपने खरीदा है 300 यूनिट 9 रुपए के हिसाब से, और ये आपके सेल की पोजीशन जो आपने सेल कर दिया। ठीक है, अच्छा, आपने सबसे पहले 6 जनवरी को सेल किया 100। क्या किया 100? ये 100 कौन सा है? ये 100 अगर आप 6 जनवरी को सेल करो तो उसके समय में आपके पास सिर्फ 1 जनवरी रहा होगा ना। बाकी डेट जो इसमें दी हुई है सब 6 के बाद ही आएगा, तो अभी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अभी एनीवे ये 200, ये 100 यूनिट आपको इसी 200 में से ही बेचा होगा आपने। ठीक है, इसी 200 में से, क्योंकि उसके अलावा तो आपके पास इन्वेंट्री नहीं है ना, गुड्स ही नहीं है, राइट। तो ये 200 इंटू में आपका कितना पड़ गया? आपका पड़ गया 7। ये 7 हो गया खत्म, कि यहाँ से खत्म हो गया। और फिर आपने ये जो 200 बेचा है वो 200 आपने बेचा है 9 जनवरी को। ये आपका हो गया 6 जनवरी की सेल, ये आपकी हो गई 6 जनवरी की सेल। ठीक है, अगर आप 9 जनवरी वाले सेल पे जाए तो आपने वो कहाँ से लिया होगा? वो आपने यहाँ पे आपका रिमेनिंग हो गया, लेफ्ट कितना हो गया 100, क्योंकि यहाँ 100 आपने यूज कर लिया ना 6 जनवरी के लिए जो आपने सेल करी है। 9 जनवरी को अगर हम बात करें तो 9 जनवरी के पास हमारे पास कौन सी डेट है? हमारे पास 8 है। 8 है हमारे पास, 8 है। और हमारे पास एक है, हमारे पास एक है। ठीक है, तो अगर हम लास्ट पे जाएं तो 200 हमने जो सबसे पहले निकाला होगा, हमारे पास 9 तारीख को अगर हमने बेचा है तो 1 और 8 जनवरी हमारे पास, तो 8 हमारे पास है ना लास्ट। लास्ट हमारे पास क्या है? बाद वाली चीज क्या है? बाद वाली डेट क्या है? 8 जनवरी। क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो लास्ट में आया है, यानी जो बाद में आया है वो पहले जाएगा। तो बाद में कौन सा आया है? ये 1100 बाद में आया ना, ये 200 तो पहले आया है। इस 1100 के पहले आया। तो जो हमने ये 200 बेचा वो इसी में से बेचा होगा, इस 1100 में से। तो 200 इंटू में हमने 1100 वाले में से बेचा, इसकी कॉस्ट कितनी है? 8। तो ये 8 हो गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपकी 9 जनवरी की सेल हो गई। ओके, आपको बताना है इन्वेंट्री की वैल्यू। ठीक, जो बचा हुआ क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग बचा हुआ होगा वो आपका क्या है? देखिए, ये 100 यहाँ का बचा हुआ है, तो 100 इंटू में 7 हो गया, प्लस ये जो परचेज आपने करी है, ये परचेज आपने करी है 1100। 1100 में से 200 गया तो आपका 900 हो गया। 900 इंटू में 8 हो गया। 900 इंटू में क्या हो गया? 8। ये जो परचेज करी है ये 300 की 300 आपके पास पूरी ही बची होगी, क्योंकि जिस डेट पे आपने सेल किया है ये डेट तो उसकी कई बात की है। तो आई नो सबसे लास्ट तो यही 25 वाला है, पता है। जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होगी। हम फटाफट क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे हम बोलेंगे 25 जनवरी है, तो सबसे यहीं से भेज दिया 300 का 300 यूनिट यहीं से भेज दिया, खत्म। और हम बोल देंगे ये हमारे पास बचे हैं और इस वैल्यू से बचे हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा। हमें ये देखना है किस डेट को बेचा। अगर हमने 6 को बेचा तो 6 के समय हमारे पास सिर्फ 1 जनवरी की डिटेल है, तो 1 जनवरी की है तो 1 जनवरी वाली भेज देंगे। जब हम 9 को बेचे तो हमारे पास 1 जनवरी की भी है और 8 जनवरी वाली भी कि हमारे पास क्या है? स्टॉक है। तो 1 और 8 में से लास्ट क्या हुआ? बाद का क्या हुआ? 8 हुआ ना, तो 8 को जो परचेजेस हुई है उसमें से भेज देंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ पे जो ट्रिकी है वो बस यही है, इतना ही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो जो 300 है ये पूरा का पूरा बच गया है, वो आपके पास 9 है, तो ये आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ये आपका क्या बनना चाहिए? आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको करूं तो ये क्या होगा? 700 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो आपका पड़ गया, तो आपका ये आंसर पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, so फाइनली वी हैव डन विद दैट। एंड हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन कवर हो गया। तो हमारी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो जो इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और वो हमने कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसे कर लीजिएगा, इजी सा टॉपिक है, इजी से क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आपके लिए काफी इजी होगा कवर करना, और क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, और आपने देखा कि इन 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम के ही सॉल्व किया, राइट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से कर लीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो प्लीज बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।